हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है, एमसीक्यूज आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। जो आपकी नॉर्सेट 2022 की एग्जाम जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको सॉल्व आउट कराया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ, जो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंटिन्यूअस में ही करने वाले हैं। उसमें एक फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ एक टॉपिक है, एक नियम है, एक सिद्धांत है जो कि बताता है आयरन डायस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको ये बता रहा है। तो कहीं ना कहीं हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ के बारे में। तो फ्रैंक स्टर्लिंग वो लॉ है जो बताता है इट represents the relationship between it represents the relationship between end diastolic volume and stroke volume। ये क्या है, ये नियम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशनशिप है स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बीच में। उस संबंध को स्थापित करने की कोशिश करता है फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। जो ये फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ है, दो फिजियोलॉजिस्ट थे, ऑटो फ्रैंक एंड अर्नेस्ट हेनरी स्टर्लिंग। उन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करी कि कैसे जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, तो जैसे ही एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है उसी के अनुपात में स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करा उन दो फिजियोलॉजिस्ट ने, उन शरीर विज्ञानी ने, जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक एंड हेनरी स्टर्लिंग। तो उसी का नाम क्या है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। ये क्या बोलता है नियम, इट स्टेट्स दैट तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी है। एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन आखिरकार कहना क्या जा रही है। क्या है, इट स्टेट्स दैट द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे अगर हार्ट में या फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है बढ़ा हुआ है, तो उसी के रिस्पॉन्स में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यही क्या है फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। मतलब क्या है इसका, स्ट्रोक वॉल्यूम will increase if the end diastolic volume is already increased। क्या बोल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा कब, जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है।
वेंट्रिकल्स में डायस्टोल के टाइम पे अगर ब्लड का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो पंप होने वाला ब्लड है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। यही क्या है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। इसको एक और डेफिनेशन देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, the amount of blood pumped by heart at the time of ventricular systole will be directly proportional to the amount of blood present in heart during एक डेफिनेशन ये हो सकती है द इन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो पंप किया जाएगा अमाउंट ऑफ ब्लड का किसके द्वारा, वेंट्रिकल्स के द्वारा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब कि अगर डायस्टोल के टाइम पे जो वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेजेंट है अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। यही क्या है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ है। अब इस लॉ को समझने के लिए, इसकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स है उसमें थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए दिस इज योर हार्ट एंड दिस, अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको जूम इन करने वाले हैं यहाँ से। सपोज करिए दिस इज योर हार्ट वॉल, हार्ट की जो वेंट्रिकल, दीज आर योर एट्रियम्स, दीज आर योर वेंट्रिकल। हम क्या करने वाले हैं, जो वेंट्रिकल्स की वॉल है उसको जूम इन करके देखने वाले हैं। वहाँ जो मसल्स है, वहाँ जो मसल फाइबर्स है, वहाँ की जो स्टडी करने वाले हैं वो हम देखते हैं। जो कार्डियक मसल्स होती है, जो कार्डियक मसल्स होती है, जो कि फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलेटेड होती है, उनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने पढ़ाया था एनाटॉमी में कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो इंटरकैलेटेड होती है, उसमें मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं।
ये क्या है, हमने जूम इन करा है इसको, वेंट्रिकल्स मसल को, वॉल को, उसको हम देख पा रहे हैं कि जो कार्डियक मसल्स है वो क्या होती है, स्ट्रेएटेड होती है, स्ट्राइटेड मसल्स होती है कार्डियो जो मसल्स है। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं उसको आप बोलते हैं, फाइबर्स हैं ये होते हैं मायोफाइबर्स या मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल क्या है, मायोफाइब्रिल आर द बंडल ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ, मायोफाइब्रिल क्या है, बंडल्स है, बंडल है किसका, फाइबर्स का। और जो फाइबर्स है, जो बंडल है वो किसका बना हुआ है, लॉन्ग चेन ऑफ सार्कोमेर। जो मायोफाइब्रिल है वो क्या है, वो बंडल्स है, वो क्या है, ग्रुप है मायोफाइब्रिल एक बंडल है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ सार्कोमेयर्स का जो ग्रुप है उसको आप क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल का एक जो सिंगल यूनिट है वो क्या है, सार्कोमेयर। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं सार्कोमेयर के बारे में। अब सार्कोमेयर क्या है, मैं बताना चाहूंगा आपको। सार्कोमेयर जो है वो क्या है, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है किसी भी मसल की। जो मसल है आपकी उसका जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो क्या है, सार्कोमेयर। क्या है, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है किसी भी मसल्स की। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल की वो क्या है, सार्कोमेयर। जो कि क्या कैपेबिलिटी रखती है, उसमें क्या सक्षमता होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो क्या है, सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर जो होती है वो क्या होती है, दो जेड डिस्क उसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों लेटरल साइड में जो जेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं और बीच में एक एम लाइन प्रेजेंट होती है। तो अपन उसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जो सार्कोमेयर है, दोनों इधर क्या है, जेड डिस्क है, दिस इज व्हाट योर जेड डिस्क एंड दिस इज आल्सो जेड डिस्क। दिस इज योर एम लाइन। जो एज पे है, जो कोने पर है या फिर जो लेटरल है वो क्या है, जेड डिस्क है दोनों तरफ। और जो बीच में है, जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, एम लाइन है, उसको आप क्या बोलते हैं, एम लाइन। अब ये जेड डिस्क जिससे अटैच रहती है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्टिन। एंड ये जो है रेड वो है मायोसिन। दो मसल फिलामेंट या दो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको नाम दिया गया है एक्टिन जो कि जेड डिस्क से कनेक्टेड है, जबकि मायोसिन जो है जो मिडिल में प्रेजेंट है, उसे जो एम लाइन से बना हुआ, एम लाइन जिससे बना है वो क्या है, मायोसिन है। अब देखिएगा ये दोनों, एक्टिन जो जेड डिस्क की साइड है वो पॉजिटिव साइड होता है, जबकि ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है।
देखिएगा जो एक्टिन है क्या है, वो एक प्रोटीन का फाइबर है, प्रोटीन का फिलामेंट है जिसका जिसका डायरेक्शन ओनली यूनिडायरेक्शनल होता है। तो जो प्रोटीन का मूवमेंट है या एक्टिन का मूवमेंट है जो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। और जो इंडिकेशन मैंने दिखाया है तो इधर ही इनकी तरफ ही इसका एक्टिन का मूवमेंट होता है। अब देखिएगा मायोसिन जो है वो भी प्रोटीन का फिलामेंट है, पर इसमें क्या होता है, दो ग्लोबुलर हेड एंड प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट हो जाता है एक्टिन से। दो हेड एंड प्रेजेंट होते हैं मायोसिन में। दो ग्लोबुलर एंड प्रेजेंट होता है मायोसिन में जो कि अटैच कर लेता है एक्टिन फाइबर को, अटैच करके और उसका मूवमेंट कराता है थ्रू टुवर्ड्स द एम लाइन या एम लाइन की तरफ इसका मूवमेंट कराता है कौन, मायोसिन। अब इसको जूम इन करके और अच्छे तरीके से देखना चाहेंगे अपन। सपोज करिए दिस इज योर एक्टिन, ये आपका एक्टिन फाइबर है। जो ये मायोसिन है ये क्या है, ग्लोबुलर एंड है मायोसिन का। मायोसिन का ग्लोबुलर एंड अटैच हो जाता है एक्टिन से। इसको यहाँ मैंने जो एक्टिन और मायोसिन का कनेक्शन है मैं उसको इधर जूम आउट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मायोसिन है उसका जो ग्लोबुलर एंड है, जो दो ग्लोबुलर एंड होते हैं वो अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है किससे, एक्टिन से। एक्टिन से कनेक्ट होने के बाद वो क्या करता है, उसको मूवमेंट कराता है टुवर्ड्स द एम लाइन। एम लाइन जो है उसका मूवमेंट, उसकी तरफ मूवमेंट कराएगा कौन, ग्लोबुलर एंड किसका, मायोसिन का, किसको, एक्टिन की तरफ। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो मायोसिन है वो एक्टिन को मूवमेंट कराता है टुवर्ड्स द एम लाइन। तो क्या होता है, जो जेड डिस्क है और पास आने की कोशिश करती है। अब जो इनका कॉन्ट्रैक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है ग्लोबुलर एंड जो प्रेजेंट है मायोसिन के उस पर, और जो ये ओवरलैपिंग हुई है, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया जो है एक्टिन और मायोसिन का, जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है उस पर, और जो ये पूरा फिलामेंट है या ये जो पूरा सार्कोमेयर है उसकी लेंथ पर, सार्कोमेयर की लेंथ पर। सबसे पहले तो किस पर, जो ग्लोबुलर एंड है और जो एक्टिन है वो कितना पार्ट अटैच हो रहा है। दूसरा किस पर, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कितनी है। थर्ड वन क्या है, जो सार्कोमेयर की लेंथ है वो कितनी है। इन सभी बातों पर डिपेंड करेगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन या मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ओवरलैपिंग कब ज्यादा होगी, जब सार्कोमेयर की लेंथ ज्यादा होगी तभी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। अब जो सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी जो ब्लड फिल हुआ है वेंट्रिकल्स में ड्यूरिंग द डायस्टोल, उसके अमाउंट पे जो
सार्कोमेयर की लेंथ है वो डिपेंड करने वाली है। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो सार्कोमेयर की लेंथ भी ज़्यादा होने वाली है, और अगर अमाउंट कम है तो सार्कोमेयर की लेंथ भी कम रहने वाली है। इसको अपन एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे सार्कोमेयर वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जबकि जो वाई एक्सिस पे रहने वाला है जो टेंशन, जो फोर्स लगने वाला है वेंट्रिकुलर वॉल पे, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे अपन सार्कोमेयर की लेंथ, जो कि किस पे डिपेंड है, वेंट्रिकुलर के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे अपन टेंशन या जो फोर्स लगने वाला है वेंट्रिकुलर वॉल पे एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसको अपन ले लेंगे। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर लेंथ बढ़ रही है या जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी तरह वेंट्रिकुलर फोर्स या टेंशन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मसल्स है, जो वॉल्स है या जो सार्कोमेयर है वो स्ट्रेच हो रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है कब तक, एक हद तक जहाँ उनका लिमिट है तब तक। उसके बाद डायस्टोल या फिर क्या बोलते हैं, जो टेंशन है, वो फोर्स है, जो वो कम होने लग जाएगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्डियक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। ये जो ग्राफ है वो क्या है, कार्डियक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। एक लिमिट तक, एक हद तक तो फोर्स बढ़ेगा, बट जब सार्कोमेयर लेंथ की लेंथ पूरी हो जाएगी या फिर जो एक्टिन मायोसिन जो फाइबर है उनका नंबर ऑफ अमाउंट जो है पूरा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फोर्स या टेंशन में कमी आने लग जाएगी। वो क्या है, कार्डियक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। इसी के वजह से अपन फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यहाँ आ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिएगा जैसे जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट एक लिमिट तक आते आते उसका भी डाउनफॉल होने लग जाता है। यही क्या है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ है। मतलब कुछ ड्रग्स होती है जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट लाती है, वो क्या करेगी, वो इस ग्राफ को बढ़ा देगी। क्या हो जाएगा, जैसे हार्ट का जो स्टिमुलेशन हुआ, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या फिर कोई मेडिसिन जो कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट लाएगी, तो वो क्या करेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगी उसी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में। जैसे एग्जांपल कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होती है, जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देती है, वो क्या करेगी, या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, वो क्या करेगी, वही उसी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगी। जबकि जो नेगेटिव आइनोट्रोप्स होंगे वो स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर देंगे, जैसे कि बीटा ब्लॉकर। एग्जांपल हो सकता है बीटा ब्लॉकर।
इसका एग्जांपल है डिजॉक्सिन। ठीक है, तो ठीक है, मैं दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल मैनर में, बहुत ही सादे तरीके से मैंने आपको समझाने की कैसे कोशिश करी है कि फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ क्या है। स्टॉक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बीच में एक संबंध होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, उसको समझाने के लिए क्या है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।